Hello friends, how are you? I hope you all are well. So friends, let's start our practice session today. My first question, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, कब किया गया था? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1956। तो साथियों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में अन्य सदस्य जो है हृदयनाथ कुंजरू और मणिशंकर अय्यर भी थे, है ना, पडिक्कर भी थे। तो 2 सदस्य इसमें थे और 1 अध्यक्ष थे। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग, किसकी बात कही गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक है, कब किया था भैया? तो ये 1953 में। पूछ सकता आपसे, पूछे तो नाम याद लिख लीजिए आप। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर, ये 2 लोग थे सदस्य के तौर पर। और इन्होंने जो है इसमें जो है जब पुनर्गठन किया गया, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया, तो आयोग ने 16 राज्य, क्या बताया था इन्होंने? 16 राज्य और 3 राज्य जो संघ शासित क्षेत्र हैं, 3 संघ क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र का सुझाव दिया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत, 1956 के अंतर्गत जो है, अंतर्गत यहाँ 14 राज्य, क्या किया गया? 14 राज्य और 5 संघ राज्य क्षेत्र और 5 संघ राज्य क्षेत्र, इनका गठन किया गया। बात क्लियर है? उसमें आप देख लीजिए कहा गया है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस किया गया था। ठीक है, किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे सॉरी भूल हो गई, किस वर्ष किया गया था? तो भैया इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जो है इसका किया गया था। बात क्लियर? 53 इसमें ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या साथी? होन्शु द्वीप, होन्शु जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? कोयला, लौह अयस्क, तेल या हीरा? देखिए होन्शु द्वीप के विषय में जाए तो होन्शु जो है जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुख्य प्रांत, है ना, होन्शु का अर्थ। अब देखिए मुख्य प्रांत की बात करें तो जो होन्शु द्वीप है ये जापान का मुख्य प्रांत है। क्या भैया? ये मुख्य प्रांत है, किसका मुख्य प्रांत है? ये जापान का। ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी है और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है जिस पर बहुत से ज्वालामुखी फैले हुए हैं। यह द्वीप तेल, जस्ता और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पे होता कि जस्ता भी होता, तांबे भी होता, तो इसमें चूंकि ज्वालामुखी फटता है तो उसमें तेल अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया तीसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन या कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन, कर लीजिए इसको, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए रिपन को, ऑप्शन बी कार्नवालिस को, ऑप्शन सी रीट एंड मुनरो को, ऑप्शन डी हॉल्ट मैकेंजी को। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाए? देखिए अगर हम बात करें हाल्ट मैकेंजी की तो हाल्ट मैकेंजी किसका था? महालवाड़ी का था। किसका था? महालवाड़ी का था। इसमें क्या होता था? इसमें यहाँ सरकार होती थी, बीच में एक कोई दलाल टाइप का व्यक्ति हुआ करता था, कोई भी हो सकता था, और यहाँ पे किसान होते थे। इन दोनों के बीच की कड़ी ये थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर रीट एंड मुनरो की, तो रीट एंड मुनरो जो है, मुनरो देख रहे हैं यहाँ पे भी रो, यहाँ पे भी, तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या करेंगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था करेंगे। इसमें क्या था भैया? सरकार थी और यहाँ सीधे किसान थे, इन दोनों के बीच में आज सीधे लेन देन। बस ये था कि जो टैक्स की रेट थी वो 50%, आधा करीब थी। बात कर लेते हैं कार्नवालिस की, तो भैया कार्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई
बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। पूछा क्या गया, स्थानीय स्वशासन पूछा गया है। इसमें राइट आंसर आपका रिपन हो जाएगा। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि रिपन ने 1882 में जो है इनके मतलब पहली बार जो है स्थानीय शासन की जो है शुरुआत हुई थी। और रिपन को जो है और याद किया जाता है, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जो अपना प्रतिबंध था हटाया था, इसलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। क्या, प्रेस का मुक्तिदाता भी बोलते हैं, प्रेस का मुक्तिदाता भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और यहीं पर रिपन के टाइम में ही जो आप जैसे नियमित जनगणना जो देख पा रहे हैं वो शुरू हुई थी 1881 से। जनगणना तो 1872 से हो गई थी, लेकिन नियमित जनगणना, कैसी जनगणना, नियमित जनगणना की बात हम करें भैया, नियमित जनगणना तो वो आपकी हुई थी 1881 से। बात क्लियर है। अब यहीं पे आगे चलिए इल्बर्ट बिल आता है 1882 में, फिलकाव संहिता की स्थापना होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, चौथा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया, ठीक है। जैसे संविधान सभा निम्नलिखित में किसने सब पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जेपी नारायण, ऑप्शन सी DMN रॉय। देखिए भैया, है क्या कि संविधान सभा के लिए ना तो नेहरू ने कहा था, ना ही गांधी जी ने कहा था, और ना ही जेपी नारायण ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की थी, और संविधान सभा का जो विचार है ये सबसे पहले किसके मन में आया था, MN राय के मन में आया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव, जिसको अगस्त प्रस्ताव, जो 1940 में आया था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार करने की बात कही थी। उसी के परिणाम स्वरूप जो है अगस्त प्रस्ताव के बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, और इसी 1940 में जो है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी का शुरू हुआ था पौनार से, वो भी आपका इसी 1940 अक्टूबर 1940 शुरू हुआ था। बात करते हैं अगर अगस्त प्रस्ताव, है ना, उसके बाद बात करते हैं अगर, तो जैसे क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था, जो आप आवाज़ सुन रहे हैं हवाई जहाज की, तो प्रयागराज में 8 तारीख को 8 सितंबर को जो है एयर शो होना है एयरफोर्स का, उसी का ये परीक्षण किया जा रहा है, प्रैक्टिस की जा रही। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। हालांकि इसको पोस्ट डेटेड चेक कह के नकार दिया गया था गांधी जी के द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा, सबके द्वारा नकार दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1946 में कौन आता है, 1946 में आपको कैबिनेट मिशन आता है, जो भारत के संविधान की बात करता, कहता है कि भारत संविधान बना सकता है, एक चैलेंज टाइप का दिया जाता है, ठीक है। भारत संविधान बनाता है, अस्थाई सरकार का गठन होता है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। बात क्लियर है। तो इसमें जो संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले वो MN राय ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर लेते हैं भैया। 5वां क्या है, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए, अनुराधा राय, विक्रम सेठ, शोभा डे, ईस्टर्न कायर। बताओ भैया राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसकी हम बात करें अगर, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे व्हेन द रिवर स्लीप्स की बात करें तो व्हेन द रिवर स्लीप्स की जो लेखिका है वो स्टेरिन कायर हैं, ठीक है। इस उपन्यास के लिए स्टेरिन कायर को 2015 का, कब का, 2015 का हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार, हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर। जैसे और आपसे पूछ ले कि टेरिबल मैट्री ऑर्ची किसकी पुस्तक है, मारी किसकी पुस्तक है, विटर वारमूड किसकी, ये सारी पुस्तक इन्हीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न लेते हैं। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं भैया, पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात कर लें किसकी, नोबेल पुरस्कार की, है ना। अभी ये हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उन पर कभी वीडियो लेकर के आएंगे हम, ठीक है। अभी जैसे बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो भैया नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार इसकी जो शुरुआत है, क्या इसकी जो शुरुआत है
वो हुई थी 1901 में, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहले जो नोबेल पुरस्कार है ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1969 में, कब? 1969 में जो है यहाँ पे जो इसकी 300वीं वर्षगांठ थी, यहाँ पे 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का, अभी ईरान की जो महिला वो पाई है शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल दिया जाने लगा। ठीक है, तो अब देखिए हुआ ये कि जैसे ये तो जो 5 आपको दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं स्वीडन में। कहाँ पे दिए जाते हैं? जो 5 दिए जाते हैं स्वीडन में। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है नोबेल का, ये दिया जाता है नॉर्वे में। कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। बात क्लियर है? नोबेल पुरस्कार जो है ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाने वाला विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, इसमें करीब 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं, आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए हुआ ये कि जैसे माफ करिएगा, इसमें शांति का नहीं बल्कि जो है 1969 से जो है ये इकोनॉमी का दिया जाता है, अर्थशास्त्र का जो है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। जैसे पहले तो ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था, जो है शांति इसमें थी, तो इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है 1969 से दिया जाना शुरू हुआ है। बात क्लियर है? ये आपके जो है स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है, जैसे स्वेरिजिस रिक्स बैंक के द्वारा जो है ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? अभी वर्तमान में आपके हो गए 5 पुराने थे और एक ये, तो 6 हो गए हैं। ऑप्शन बी आपका 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ भैया? ऑप्शन ए त्रिचूर के साथ, ऑप्शन बी आपका है कार्तिगाई के साथ, ऑप्शन सी ओणम के साथ, ऑप्शन डी पोंगल के साथ। बताओ भैया जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू, पहली बात तो पूछा जाता है जल्लीकट्टू कहाँ का परंपरागत खेल है? तो ये भैया खेल है तमिलनाडु का। कहाँ का खेल है? तमिलनाडु का खेल है। बात क्लियर है? जो पोंगल त्योहार पर मनाया जाता है। किस त्योहार पर? पोंगल त्योहार पर मनाया जाता है। इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों की सींग में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। जो उस बैल को काबू में कर लेता है उसे विजेता घोषित इनाम दिया जाता है। जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है प्रश्न? 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? 8वां प्रश्न आपका है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद। देखिए बात करें इनकी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में जो चंपारण का सत्याग्रह था उसके बाद से इनको क्या कहा था? महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था। बात क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस जो है ये 1944 में सिंगापुर से रेडियो प्रसारण जब ये इसमें अपनी बात रख रहे थे तो इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। क्या कहकर? राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। हालांकि गांधी जी के से इनका जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो विरोधाभास था वो 1939 में हल्का सा उभर के आया था, जब ये गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं तो कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाने में फिर प्रॉब्लम होती है इनको, जिसके बाद 29 अप्रैल को ये इस्तीफा देते हैं कांग्रेस की कार्य समिति से और कांग्रेस में एक नया संगठन बनाते हैं। कौन सा? 1 मई 1939 को बनाते हैं। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। किसका गठन? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। बात क्लियर भैया? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया? आबू धाबी किस की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या ऑप्शन डी है इटली। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें जो आबू धाबी है ये किसकी राजधानी? जैसे हम एक करके बात करें, इटली की बात करें तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम। क्या है? इटली की राजधानी आपकी रोम है। दक्षिण कोरिया की बात करें, दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी सियोल है। क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी सियोल है। नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड एम्स्टर्डम है। ठीक है, एम्स्टर्डम है।
एम्स्टर्डम। बात क्लियर है? तो भैया 3 की राजधानी तो हो गई, बचा क्या? आबू धाबी किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर लेते हैं भैया। 10वां क्या है? नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है आपका सिक्किम, ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। बताओ ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें नेपाली भाषा की, तो नेपाल जैसे यहाँ पे आप भारत बनाएंगे, ये आपका नेपाल होता है, और यहीं से सटा हुआ आपका है क्या? यहीं सटा हुआ आपका हल्का सा है सिक्किम। बात क्लियर है? ये सटा हुआ सिक्किम आपका है। तो देखिए, अगर बात करें सिक्किम जो है, ये पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है, और इसकी जो राजधानी जैसे आपसे पूछे ये सिक्किम है, तो सिक्किम देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सटा हुआ है किससे? नेपाल से। हालांकि यहाँ हल्का सा बिहार भी सटा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे तो जैसे बिहार भी सटा हुआ है यहाँ पे, और फिर यहाँ से हल्का सा जो है पश्चिम बंगाल अगर देखें आप थोड़ा सा जो है वो टच करता है। तो देखिए, बात करते हैं कि इसमें जो है कैसे कौन सी भाषा बोली जाती है, नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है। तो जो है इस राज्य की जो सिक्किम है, यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है आपकी नेपाली। कौन सी भाषा है? नेपाली है। ठीक है, क्योंकि इस राज्य की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा नेपाल समुदाय से संबंधित है। ठीक है, नेपाली भाषा के अतिरिक्त यहाँ आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भी बोली जाती है। जो आपका सिक्किम है, जो सिक्किम है, सिक्किम में जो है ये कई भाषाएं बोली जाती है। जैसे यहाँ पे आप जो है अंग्रेजी, लेपचा, भूटिया, लिम्बू, हिंदी, कई का प्रयोग होता है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग हैं। सिक्किम का जो विलय है भारत में, वो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको भारत के एक राज्य के रूप में जो दर्जा दिया गया था वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम से हो जाएगा, सिक्किम से सड़ा। जैसे अब बात करते हैं कि भैया कर्नाटक में क्या बोला जाता है, तो कर्नाटक में भाषा जो बोली जाती है वो होती है कन्नड़। क्या होती है? कन्नड़ होती है। बात कर लेते हैं राजस्थान में, तो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, या इसको बोलते हैं जयपुरी बोल देते हैं, वो भी बोली जाती है ना। अलग अलग सबकी भाषाएं जयपुर में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो तेलुगु बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा कि नेपाली कहाँ बोली जाती है, तो वो बोली जाती है आपके सिक्किम में। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या भैया? 11 नंबर, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक इस राज्य के हैं। किस राज्य के हैं भैया? उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, या महाराष्ट्र के? देखिए, राजस्थान और महाराष्ट्र तो आप काट दीजिए। जो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं वो आपके छतरपुर में है। छतरपुर कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर। जैसे यहाँ पे बागेश्वर बाबा का धाम है, वहाँ छतरपुर में ही है, तो छतरपुर में जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बात क्लियर है? अब देखिए, अब पूछा जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो जो खजुराहो समूह के मंदिर है इनका निर्माण जो है ये करीब 900 ईसा पूर्व से लेकर के 1130 ईसा पूर्व तक हुआ है। बात क्लियर है? और निर्माणकर्ता कौन थे? तो भैया अगर आपसे पूछे निर्माणकर्ता, क्या पूछ ले आपसे? निर्माणकर्ता पूछ ले, तो यहाँ पे चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करा था। कौन? चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करा था। बात क्लियर भैया? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्या है? देखिए, 12 नंबर क्या है? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, या औरंगजेब के द्वारा? बताओ भैया, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, ये आपसे जैसे प्रश्न पूछ लेता है तो भैया बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था, तो भैया बुलंद दरवाजा बनवाने वाले, जैसे इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण पहले तो ये जान लीजिए हुआ कब था? ये हुआ था आपके 1602 में। और जब 1602 में हुआ था तो जाहिर सी बात है आपका जो है अकबर उस टाइम शासन करता था, तो अकबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रवेश द्वार को जो है, जो आपका बुलंद दरवाजा है 1602 में किसके लिए बनवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसके विजय उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। बात क्लियर है ना? बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से करीब 43 किलोमीटर दूर अवस्थित है। और यह इसको भव्यता का द्वार भी कहा जाता है। जो बुलंद दरवाजा है इसको भव्यता का द्वार, जिसे पूछे जाए भव्यता का द्वार, भव्यता का द्वार अगर आपसे पूछे तो अब आप सोचें कि ये नाम किसका है? एसएससी ने पूछ रखा है इसको। ठीक है, ऐसा भी एसएससी ने पूछा था कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? किससे? घोड़े से
गिर कर हुई थी। तो भैया घोड़ा किससे कर? चौगान। तो चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो जाहिर सी बात है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ये सारे क्वेश्चन यूपी SSS पूछ रहा है, अभी CPO एग्जाम में पूछा था अभी 2 दिन पहले, ठीक है। तो भैया इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर चलते हैं। क्या भैया 13 नंबर? दिसंबर में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट, मिथाइल फॉस्फेट या मिथाइल आइसोप्रोनेट? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करें तो भैया दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी कारखानों में मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या मिथाइलो आइसोसाइनाइड जो है इसका रिसाव हुआ था और बहुत सारे लोग की इसमें मृत्यु हुई थी। करीब 15,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी इसमें, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है शारीरिक अपंगता का शिकार हो गए। जिसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर। क्या भैया 14 नंबर? पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे संगठित होता है? ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑप्शन सी है सिलिकॉन आयरन, ऑप्शन डी है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो जो पृथ्वी हमारी है, तो पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी में जो रासायनिक पदार्थ उपस्थित है, जैसे अगर हम बात करें कि जो है जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम बात करें सियाल की, जैसे एक होता है SIAL, मतलब क्या होता है? सियाल। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। क्या है? सबसे ऊपरी भाग जो है ये आपका सियाल है, ठीक है। सियाल है। सियाल बोले तो जैसे इसमें जो है सिलिकॉन और आयरन की जो है अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और इसमें अभ्रक कोयला भी पाया जाता है। बात करते हैं जो है अगर जैसे और बात करें सीमा एक होता है, क्या होता है? जैसे एक सियाल होता है, एक सीमा होता है, सीमा। तो इसमें क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? निफे की। किसकी बात करते हैं? निफे की। तो भैया यह पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है, उसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम, चांदी, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। सिलिका मैग्नीशियम की अधिकता कारण इसे जो है इसे सीमा भी कहा जाता है। बात क्लियर है? सिलिका और जो मैग्नीज है समझ लीजिए ऐसे, तो ये है। बात करते हैं निफे की, तो यह जो है यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। इसके भारी घनत्व वाले पदार्थ तांबा, लोहा, जनता, सोना में पाया जाता है। लेकिन निकिल और लोहा जो है इसकी अधिकता कारण इसे निफे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 का, ये हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जो पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य प्रमुख अंश मुख्य भाग है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर चलते हैं। क्या भैया 15 नंबर? अकबर ने अपने दरबारी कवि के रूप में किसे नियुक्त किया? ठीक है, अकबर ने अपने दरबारी कवि के रूप में किसे नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है अबुल फजल, ऑप्शन बी मियां तानसेन, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी टोडरमल। देखिए ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। मतलब ये कह सकते संगीत का स्वर्ण युग जो कहा जा सकता है इसको, ठीक है। इसने आईने अकबरी में अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों को लेकर इसमें तानसेन व बाजू बावरा सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मियां तानसेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अकबर दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक जैसे बैज बख्श थे, गोपाल थे, हरिदास, सूरदास आदि थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं जो है मियां की ठोड़ी, मियां का मल्हार, है ना। उसके बाद जो है मियां की सारंग, दरबारी कन्नड़, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला लेते हैं 16 नंबर। क्या भी है 16 नंबर ये है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। देखो भैया एक की बात करें तो 30 वर्ष के यदि आप हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, जुगाड़ लगाइए, राज्यसभा सदस्य बनिए, राज्यसभा सदस्य बनिए, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 25 वर्ष क्या होगा, तो भैया लोकसभा का चुनाव लड़िए। कौन सा? लोकसभा का चुनाव लड़िए। बात करते हैं अगर 21 वर्ष है तो लोकसभा छोड़िए, प्रधानी चुनाव लड़ जाइए। इसके बाद प्रधानी लड़ जाइए। उसके बाद अगर बात करें मतदाता की न्यूनतम उम्र की आपकी कितनी हो गई है? 18 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर चलते हैं। क्या भैया? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म
के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर का समूह, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद आपका ऑप्शन डी हो जाता है। बात क्लियर है? देखिए अगर हम इसकी बात करें तो किस समय के लिए, देखिए समय का थोड़ा सा इसमें ये रहता है, जैसे किसने क्या कहा है, ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले किसने कहा है, क्यों कहा, ये भाई ये सारे एग्जाम में प्रश्न आ ही रहे हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें किस, जैसे कहाँ से उन्होंने उपदेश दिया था, देखिए यहाँ पे जैसे गौतम बुद्ध की बात कर लें, गौतम बुद्ध, थोड़ा सा इनके विषय में जनरल नॉलेज, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध कहाँ हुआ जन्म? कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है, कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। जब ये घर से बाहर निकले 29 वर्ष की अवस्था में, तो क्या कहलाएगा? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं महाभिनिष्क्रमण के बाद जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ करीब 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बात क्लियर है? जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया? पहला उपदेश जो है ये दिया इन्होंने कहाँ पे? सारनाथ काशी में। कहाँ दिया? सारनाथ काशी में इन्होंने उपदेश दिया। अब अगर आपसे पूछे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो भैया ये दिया था आपके श्रावस्ती में। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। बात क्लियर है? तो ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में हूबहू आ जाते हैं, इसलिए इन पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे भाई कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार जो है जाहिर सी बात है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। जब नींव इन्होंने रख दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उसको पूरा करना कैसे किसका है? इल्तुतमिश का है, ठीक है, इल्तुतमिश हो गया। बात कर लेते हैं हुमायूं के मकबरा के। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये उनकी वाइफ बनवाई थी, जो पहली वाइफ थी बेगम हमीद, ठीक है, बेगम हमीदा बानो बोल सकते हैं इनको, इन्होंने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। उसके बाद जो है पूछता कभी कभी कि वास्तुकार कौन था हुमायूं के मकबरा का? तो ये एक फारसी वास्तुकार था जिसको कहा जाता है कि बेगा बेगम, ठीक है, बेगा बेगम की जो है वो उन्होंने बनवाया भी था और फारसी कलाकार के द्वारा बनवाया था। बात करते हैं लाल किला परिसर की। तो भैया लाल किला परिसर जो है ये बनाने वाला कौन था? हुमायूं महोदय थे। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, पूछा क्या गौतम बुद्ध संबंधित चीजें पूछा है, तो इसमें आप महाबोधि मंदिर समूह मारेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर चलते हैं। क्या भैया 18 नंबर? लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? ठीक, ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी 100। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात कर लेंगे भाई लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति कितने हैं, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है वो कुल 131 सीटें आरक्षित है। कितनी? 131 सीटें आरक्षित हैं। उस 131 सीट में 84 सीट जो है 84 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। और बात इसी में से घटा लीजिए 47 सीट जो है वो 47 सीट आपकी 47 सीट जो है ये आपकी राज्यसभा में। कहाँ पे है? राज्यसभा, ठीक है। तो 84 और 47 देख लीजिए, 7 4 11, ठीक है, ये हो गया। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा उसमें आज अगर पूछा क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि, तो भाई ये टोटल तो 131 हो गए। लेकिन अगर अनुसूचित जाति और जनजाति पूछ रहा है तो भैया जाहिर सी बात है अलग से जाति और जनजाति तो पूछेगा नहीं। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाई दरवाजे के किस विश्व विरासत स्थल में अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित? भाई कहाँ ये सम्मिलित है अलाई दरवाजा? हुमायूं के मकबरा में बना है, महाबोधि मंदिर में बना है, और उसके बाद या फिर कुतुब मीनार में बना है, या फिर अलाई दरवाजा में बना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी? अलाई दरवाजा की, तो भैया अलाई दरवाजा जो है ये विश्व का ये कह सकते हैं अलाई दरवाजा विश्व का, तो अलाई दरवाजा जो है ये नई दिल्ली कुतुब मीनार के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। यहाँ है कुतुब मीनार के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या भैया? कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है? बताओ भैया। ऑप्शन ए दादर नगर हवेली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन बी चंडीगढ़, और उसके बाद जो है ऑप्शन
आपका बी होता है चंडीगढ़, ऑप्शन सी होता है दमन दीव, ऑप्शन डी होता है दिल्ली। बताओ ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कोंकणी किसकी लोकप्रिय भाषा है, ठीक है। तो इसमें कोंकणी जो है, जैसे कोंकणी जो है ये आपके दमन और दीव की भाषा, किसकी भाषा, दमन और दीव की। दिल्ली में क्या बोली जाती है, तो भैया दिल्ली में तो शुद्ध हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। चंडीगढ़ में क्या है, हिंदी, और हिंदी पंजाबी हरियाणी सब बोली जाती है। अब वहीं अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ कुछ, ठीक है, यहाँ पे कोंकणी की बात करें तो कोंकणी जो भैया ये आपके दमन और दीव में बोली जाती है। दादर नगर हवेली की अगर बात कर लेते हैं तो दादर नगर हवेली में जो है जैसे दादर नगर हवेली, आपसे अगर कोई पूछ ले कि साहब दादर नगर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे भैया चूंकि ये देखिए ये है क्या, दादर नगर हवेली यहाँ भी स्थित है, ठीक है, और ये गुजरात समझते हैं, तो भैया इसमें यहाँ पर गुजराती हिंदी सब चलती है। बात क्लियर है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ उसको क्या कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।